बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐवान से अवाम तक में खुश आमदेद। मैं हूं जावेद इकबाल। मुल्क में अमन होगा, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अमन होगा तो लोग बिला खौफ व ख़तर बाहर निकलेंगे, कारोबार भी होगा, मईशत भी होगी, कारोबार चलेगा भी और मईशत का पहिया भी चलेगा और मुल्कों की खुशहाली भी होगी। कुछ अर्सा कबल हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो साबिक कबायली इलाके थे, जो अब जम अजला हैं, जिनको हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उनमें सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक थी। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के सिविल अवाम ने भरपूर कुर्बानियाँ दी और फिर पाकिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी और अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी, उसके नतीजे में पूरे मुल्क में अमन आया और पाकिस्तान की जो सरहदात हैं वो महफूज हुई। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के बाज़ ऐसे शहर या सूबे जहाँ मुख्तलिफ शहर हैं, जहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है, वहाँ पर भी अब सफाई का अमल किया जाए ताकि अमन कायम हो सके। सिंध में जो गुज़श्ता कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि एक तरह से डाकू एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं और शिकारपुर के कच्चे के इलाके में आज से चंद रोज़ कबल जो कुछ हुआ, 12 अफराद अगवा हुए, जिसमें से 6 रिकवर हो गए, 6 अब भी उन्हीं लोगों के पास हैं। फिर सिंध की पुलिस ने एक भरपूर ऑपरेशन शुरू किया हुआ है वहाँ पर, वो ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 पुलिस एहलकार उसमें शहीद हो चुके हैं। ये एक बहुत अहम मसला है कि हम देख रहे हैं कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत अरसे से इस किस्म की सूरत हाल जारी है। उस पर यकीनी तौर पर न सिर्फ सिंध के अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम मुस्तरब हैं। यानी जाहिर है कि वफाकी हुकूमत भी उस पर मुस्तरब है और हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त कराची में मौजूद हैं। आज भी उन्होंने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में रेंजर्स से मुलाकातें की हैं। कल वो सिंध हुकूमत के हुक्काम से मिलने, वज़ीर आला से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिया का दौरा किया और जो डीजी खान का इलाका है वहाँ पर कोहे सलमान की जो पहाड़ी है उसमें जो गैंगस्टर मौजूद हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज बन रहे हैं, उसके खिलाफ भी वज़ीर आज़म ने भरपूर ऑपरेशन का फैसला किया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, यानी अमन व अमान का जो मसला है, ये वफाक के पास भी है, सूबों के पास भी है। 18वीं तरमीम का जब क़याम अमल में आया था तो उसके बाद अब ये ज़ाहिर है सूबों की जिम्मेदारी बनती है, वफाक इसमें क्या कर सकता है। और ये जो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात मुंतकिल हुए सूबों की तरफ, वो जो मामलात हैं वो किस कदर अमन व अमान की सूरत हाल में रुकावट बन सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं इंटरफेथ हारमनी की मोहतरमा शनीला रूद साहिबा, आपको खुश आमदेद कहते हैं। नईम गोंदल यार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम यार गोंदल साहब, आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं माहिर कानून। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब करीम ख्वाजा हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। करीम ख्वाजा साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदेद कहते हैं। शनीला साहिबा, आपसे शुरू करेंगे कि अहम मामला है इस वक्त सिंध में जो सूरत हाल है वो भी तशवीशनाक है, डीजी खान की तरफ जो सूरत हाल है वो भी तशवीशनाक है। ज़रूरत इस बात की है कि हर सूरत में अमन कायम किया जाए। हुकूमत का फोकस अब क्या है? क्या रुकावट बन रही है 18वीं तरमीम आपकी राह में? देखिए, हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम में जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हुए थे उसमें लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट था ये भी डिवॉल्व हो गया था। और हमने देखा पिछले दिनों में भी कि जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है बड़ा मुश्किल होता है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो उसमें इंटरवीन करें। मैं समझती हूँ शेख रशीद साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं आज कराची में हैं और कराची की सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। बहुत वहाँ पर मसाइल हैं, बहुत डाकू राज वहाँ पर कायम होता जा रहा है, उसको काउंटर करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो एक बहुत ही नीयतें तो मैं नहीं समझती कि कोई गलत नीयत से किया गया, नीयत तो शायद ठीक ही होगी, लेकिन उसको पूरी तरह से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका 18th अमेंडमेंट के साथ। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ये मैं समझती हूँ फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो फेस होती है एक मुल्क का, और ये फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर सब्जेक्ट रहता तो फेडरल गवर्नमेंट उसको तमाम सूबों को मुतहर्रिक कर सकती थी उसमें और सबको इकट्ठा लेकर चल सकती थी। 18वीं तरमीम ने जो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, उसने जो प्रोविंसेस को खुद मुख्तार कर दिया और बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार कर दिया कि वो फेडरल गवर्नमेंट के आड़े आती हैं, उनको
उस तरह से परफॉर्म नहीं करने देती। मैं समझती हूँ कि इसमें हमें देखना पड़ेगा, इसको रीविजिट करना पड़ेगा। 18th अमेंडमेंट को वी नीड टू रीविजिट इट एंड सी कि कहाँ पर जो हैं वो फिक्सेशन होने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि 18th अमेंडमेंट एक अच्छी नीयत से बनी थी, लेकिन इसके ऊपर आपने उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सके, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने किया, और सारा जो बोझ है सेंटर जो है, फेडरल जो है, उसको बिल्कुल हमने वो कर दिया है, आइसोलेट कर दिया, और जो प्रोविंसेस हैं वो फेडरेशन के साथ चलते नहीं हैं। और इसी तरह से हमने अभी कोविड में देखा, कोविड-19 में हमने देखा कि जब हमारी एनसीओसी ने जब ये कहा कि तमाम जगह पर हम लगाएंगे लॉकडाउन लगाएंगे, तो सिंध ने हमारी बात नहीं मानी फेडरेशन की, जिसकी वजह से वहाँ बहुत नुकसान हुआ। और आप देख रहे हैं कि बाकी सूबों में 4% हो गया कोविड का वो, और सिंध में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एस्केलेट हो गया, और अब जाके उन्होंने 8-8 बजे तक वो लॉकडाउन कर रहे हैं और उस कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए। अगर ये पॉलिसीज़ जो हैं ये फेडरेशन से जो हैं ये होंगी, तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि तमाम सूबे एक सिंगल पॉलिसी। इसी तरह हमने एजुकेशन में देखा, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सिंगल पॉलिसी होती है, वन पॉलिसी होती है, और ये वो आपकी फेडरेशन की पॉलिसी होती है। यहाँ पर सूबों ने अपनी अपनी पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं, अपने अपने तरीक़ेकार बनाए हुए हैं। और अब हमने जब सिंगल करिकुलम की बात की, सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की, तो सिंध ने उसमें हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया जिस तरह से उनको आना चाहिए था और करना चाहिए था। इससे मैं समझती हूँ कि नुकसान मुल्क का हो रहा है, हमारी आवाम का हो रहा है, लोगों का हो रहा है। क्योंकि एजुकेशन आप देख लें, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, आप जर्मनी को देखें, यूके, यूरोप, अमेरिका, इन लोगों ने जो तरक्की की है हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में की है। ये दो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ में हमारी हुकूमत जो है वो हेल्थ कार्ड्स दे रही है। पंजाब में हमने साहिवाल में और डीजी खान में हमने आज उसका अनाउंसमेंट किया है। अगर ये इवॉल्व होंगे सेंटर से, फेडरेशन से, तो पूरे पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, सब लोगों को इसकी इसके समरात जो हैं वो मिलेंगे। और मैं समझती हूँ कि बड़ा, और जो 18वीं तरमीम ने मेरा ताल्लुक़ क्योंकि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, तो मैं समझती हूँ कि 18वीं तरमीम ने माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का फेस जो है वो फेडरेशन है, मैं ये बार बार कहती हूँ, क्योंकि और फेडरेशन में माइनॉरिटीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही। माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा किरदार था पाकिस्तान को बनाने में, कलीदी किरदार अदा किया। जहाँ रावलपिंडी में हम बैठे हैं, लाहौर में हम बैठे हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता था अगर उस वक़्त SP सिंघा जो हमारे स्पीकर थे वो अपना डिसाइडिंग वोट पाकिस्तान के हक़ में ना डालते। और आज पाकिस्तान के जो अक़लियतें हैं वो फेडरेशन में नज़र ही नहीं आ रही। माइनॉरिटीज़ को आपने डिवॉल्व कर दिया, ना वहाँ पर कानून साजी हो सकती है, ना फेडरेशन में हो सकती है। हम सबसे ज़्यादा पिसे हैं इसके अंदर। ठीक है, चले मैं करीम ख्वाजा साहब की तरफ जाऊँ। करीम ख्वाजा साहब, ये जो शिकारपुर में जो इस वक्त सूरत हाल है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, और ये बातें भी आपने सुनी माइनॉरिटी के हवाले से, क्योंकि आपकी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी माइनॉरिटी के हुकूक की बात करती हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें करती हैं, और सेनेट में भी आप नुमाइंदे भी लेकर आए वहाँ से। आप फरमाइएगा कि ये क्या सूरत हाल है, इसके अंदर तशवीशनाक सूरत हाल है ये शिकारपुर और कच्चे के इलाके में, जहाँ जो डाकू हैं उनके पास इतना जदीद असलहा है, यानी पुलिस से ज़्यादा जदीद असलहा है उनके पास। देखें, ये जो डेकोइट्री का जो एलिमेंट है, ये पार्टीशन से पहले से सारे जो इस वक्त जिसका नाम आप पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ ये एलिमेंट्स थे। अब मुख्तसरन ये है कि जो लास्ट गवर्नमेंट ने, जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, नेशनल एक्शन प्लान, उसमें जहाँ टेररिज्म को ख़त्म करना था, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, उसमें ये लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू था। इस हुकूमत ने जब से ये आई है, कितने नेशनल एक्शन प्लान के मीटिंग्स हुई है। नंबर 1 बात, हमारे पास डेकोइट्स का इशू 83 से ज़्यादा शुरू हुआ। अगर मॉडर्न इरा में देखें, जब ज़िया की गवर्नमेंट थी और सखर जेल टूटा, और इन्हीं माशला के एलिमेंट्स ने प्रमोट की अफरा तफरी और
डेकॉइट एलिमेंट्स सूबे सिंध में और दीगर सूबों में भी। अब ये जो आप देखें कि नेशनल एक्शन प्लान के नहीं हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज होने जा रहा है, तो ये हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। शिकारपुर इज़ अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जिसके बलूचिस्तान से भी बॉर्डर लगती है और पंजाब से भी लगती है, और पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसमें जकवाद है, कश्मीर है और शिकारपुर है। तो ये एक इशू है। जहाँ तक इस बहस को अगर आप लेकर जाते 18 अमेंडमेंट में, तो पाकिस्तान 1940 की करारदाद 35 का एक्ट, इस एक्ट के तहत पाकिस्तान बना और इसी एक्ट के तहत असेंबलीज़ ने वोट दिए। तो ये तो उसके बाद जो है बदकिस्मती है कि ये एटोनॉमी नहीं मिली और इसकी वजह से आपका बंगाल आपको छोड़कर गया। तो 18 अमेंडमेंट बिल्कुल सही है। जहाँ तक मेरी बहन का ताल्लुक़ है, तो हमारा तो उसूल है सेंटर्ड टू द लेफ़्ट, लिबरल और टॉलरेंट और तरक्की पसंद पार्टी है पीपल्स पार्टी। हम तो समझते हैं कि अक़लियत नहीं है, नॉन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का इशू है, और सबसे ज़्यादा कानून साजी तो हमारे पास हुई है। जो शादियों की एज या जो कन्वर्जन वाला जो एक्ट है, दीगर चीज़ें तो सिंध असेंबली ने पास की है, और जो कुछ मिनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम्स के हवाले से पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ हैं, वो सलमान तासीर हो या भट्टी साहब हो जो हमारे फेडरल मिनिस्टर शहीद हुए, तो मेरे ख्याल से हमारे से ज़्यादा तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं। दूसरी तो तहरीक इंसाफ, नून लीग, ये सब राइट विंग्स पार्टीज़ हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कह कर 18 अमेंडमेंट ख़राब है, ये बदकिस्मत बात है। पहली बात तो ये किसी सूरत में नहीं होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लॉ एंड ऑर्डर का नाम देकर, अक़लियत का नाम देकर, दीगर इशू, हम ये समझते हैं कि ये सेंट्रल माइंड सेट है 47 से ऑनवर्ड। 18 अमेंडमेंट के बाद ये माइंड सेट चल रहा है कि भाई 18 अमेंडमेंट ख़त्म हुआ। एजुकेशन का ताल्लुक है, हमारे अपने हीरोज़ हैं, पंजाब के अपने हीरोज़ हैं। क्यों भगत सिंह के लिए ये नहीं कर, ये हमारी बहन बैठी है, मतलब भगत सिंह के को क्यों हीरो नहीं मानते हैं पंजाब वाले? हम तो मानने के लिए तैयार हैं। राजा पोरस को माने, उसके बाद रंजीत सिंह को हीरो माने, हम तो मानने के लिए तैयार हैं। हमारा राजा डायर बैठा है, या अपना केपी में और लोग बैठे हैं, बलूचिस्तान के हैं। तो क्या हम क्या उन लोगों को हीरोज़ मानेंगे, उन लोगों के सबक सिखाएंगे जिनकी इस धरती से वास्ता नहीं है? हम सबका इंडस वैली से है, गंधारा है, हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, ये सब हमारी सिविलाइजेशन है। हमारे को टर्की ठीक का ठीक ख्वाजा साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, नहीं कि अरब है, हमारी अपनी ठीक सिविलाइजेशन है। मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये मैं जरा नईम यार गोंदल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। ये बातें दलीलें करीम इनका साहब, कोई वजन नहीं है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नईम यार गोंदल साहब, आपके ख्याल में क्या इस वक्त मसला है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? क्योंकि ये 18 अमेंडमेंट के तहत भी फेडरल और सूबों का प्रोविंशियल जॉइंटली एक वेंचर है ये, लेकिन क्या 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे सूबों ने उसको अडॉप्ट किया लेटर इन स्पिरिट, और जो डिवॉल्व होना चाहिए था, जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी? असल सवाल तो ये भी है ना। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में 18वीं अमेंडमेंट जो थी, तरमीम जो थी, उसका मकसद ये था कि अख्तियारात को निचली सतह तक ले जाया जाए ताकि मुकामी हुकूमतें मजबूत होकर आवाम की खिदमत कर सकें। लेकिन किसी सूबे ने सिवाय पंजाब के कानून साजी नहीं की लोकल गवर्नमेंट के लिए, कि मुकामी हुकूमतों को स्ट्रॉन्ग नहीं किया उन्होंने। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि सूबों की कोऑर्डिनेशन मरकज़ के साथ बिल्कुल नहीं है। कोई बैलेंस नहीं। वो चाहते नहीं हैं, वो कहते हैं, उनका कहना है कि हमें ज़रूरत नहीं है जी, हम तो खुद मुख्तार हो गए हैं ना। लेकिन ऐसे तो नहीं मुल्क चलते। ये फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी कानूनी जब से ये 18 अमेंडमेंट आई है 2010 से, तब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी। 15 साल हो गए उन्हें सूबे में गवर्नमेंट लिए हुए, तो उन्होंने अभी तक यानी तालीम का महकमा उनके पास गया है, सब सूबों के पास गया है। जैसे HEC था मरकज़ में कि भी आप लोग सब अपने हायर एजुकेशन कमीशन बना लें, सिवाय पंजाब के किसी ने हायर एजुकेशन कमीशन तक नहीं बनाया। वो संजीदा नहीं है। उन्हें सिर्फ हुकूमत करना है, अवाम की खिदमत करना उनका मकसद नहीं है।
तो मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है जी, सुनील साहब हाँ आप जी। कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि आपने कंकरेंट लेजिस्लेशन की बात की, और जो लिस्ट थी वो डिवॉल्व हो गई, उसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स, तकरीबन 14 सब्जेक्ट्स थे जो डिवॉल्व हो गए। और मकसद तो ये था कि इस डेवोल्यूशन के तरीके से हम आम आदमी तक पहुंच सकें, और ये प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट्स तक जानी थी। पंजाब हुकूमत ने भी पिछले साल, पिछले टेन्योर में 2016 में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया, और बहुत ज़ोर देकर हमने वो इलेक्शन, तब मैं उस वक्त MPA थी और मैं पंजाब असेंबली में थी, और हमने इसके ऊपर काफ़ी बहस हम करते थे। तो वो, और फिर जब करवा भी लिया इलेक्शन तो उन लोगों को इख्तियारात ही नहीं दिए। उनके चेयरमैन इलेक्ट हो गए, उनकी टीमें बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, ना उनके पास पैसा था, ना वो कोई काम कर सकते थे, ना कोई अथॉरिटी थी। 140A के मुताबिक तो ये डेवोल्यूशन 3 टियर्स में होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक काउंसिल बननी थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI, जो नहीं बनी। पिछली 2 हुकूमतों ने नहीं बनाई। उसकी क्या वजह थी मैं नहीं जानती, लेकिन अब हमारी हुकूमत, हमारी फेडरल कैबिनेट में उसकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बहुत जल्द हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तो है, अब है ना, लेकिन कभी उसकी मीटिंग ही नहीं हुई थी। दे वर सपोज्ड टू बी मीट, दे वर सपोज्ड टू मीट एवरी 90 डेज। हाँ, टाइम का आप कह सकती हैं, नहीं, हाँ, नहीं होता रहा वो उस तरीके से। हाँ, लेकिन उस तरीके से मुतहरक नहीं रही। रेगुलर कर रहे हैं, हम उसको रेगुलर कर रहे हैं। फिर देयर इज एन इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं है बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंशंस, ना कोई कोऑर्डिनेशन है। तो ऐसे तो हुकूमतें नहीं चलती। अगर आपकी फेडरेशन के साथ, जैसे भाई ने कहा कि ये कन्फेडरेशन नहीं है, ये फेडरेशन है, हमने एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है। लेकिन सूबे जो हैं वो अब खुद मुख्तियार हो गए हैं। वो समझते हैं कि जो हम करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। ऐसा नहीं होता। सो मैं समझती हूँ। और फिर देखें, जहाँ पर ये जो था NFC अवार्ड जो है 67% तो आपके सूबों में चला जाता है, फेडरेशन सेंटर में तो कुछ भी नहीं रहता। और वो जो थोड़ा सा पैसा बचता है वो हम हमारी डिफेंस में और जो बाकी हमारे पास महकमे हैं उसमें खर्च हो जाता है। एंड हम और जो हमारे सूबे हैं, दे डोंट वांट टू शेयर देयर पीस ऑफ पाई विद द फेडरेशन। वो अपना शेयर नहीं देते और फेडरेशन से सारा शेयर ले लेते हैं, अपना शेयर ले लेते हैं। आपकी इजाज़त तो मैं ये गुजारिश करूं कि सूबों ने अपने टैक्स सिस्टम अभी तक अपग्रेड नहीं किए। नहीं किए। ठीक है करीम ख्वाजा साहब, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ठीक है 18वीं तरमीम तो हो गई, लेकिन इसको लेटर एंड स्पिरिट में भी लाना था। मकामी डेवोल्यूशन, सवाल ये है कि उस तरह से ना हो सकी। सिंध के अंदर भी मकामी हुकूमतों में आपके ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात रहे। MQM बार बार पीपल्स पार्टी से ही गिला करती है कि आप लोग रुकावट हैं उस मामले में। तो असल में बात यह है कि अगर उस पर अमल दरामद हो, जो है उस पर अमल दरामद हो जाए तो भी तो बेहतर है ना। देखिए, अब सबसे पहले तो ये पंजाब ने जो इलेक्शन कराए थे और तहरीक इंसाफ ने आकर वो ख़त्म कर दिए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बहाल कर दिए। ये खुद इन्होंने कुछ नहीं किया है। तहरीक इंसाफ ने वहाँ KP में भी कुछ नहीं किया इस हवाले से, पंजाब में भी इस हवाले से नहीं किया। आर्गूमेंट्स देना बेकार है, ग्राउंड रियलिटीज़ देनी है। मेरी बहन ने कहा कि कोरोना का मसला है, 1.25 साल हो गया है, आज पहले दिन से आज तक हर रोज़ हमारी स्टेटमेंट आती है रियलिटी। पंजाब में मुझे बताएं चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर ने 13 महीना या 15 महीने में कोई स्टेटमेंट दी। NCOC का इदारा बोगस इदारा है, क्योंकि CCI को बनाना था, बन गया। हमने कहा ठीक है। ये आपने क्या बात टेम्परिंग करते हैं। पंजाब और KP और आपका बलूचिस्तान और दीगर जगहों पर सही जो है। मेरी बात सुनने देना, मेरी बात आप पूरी, आप बात क्यों है, आप थोड़ा दिल बड़ा रखें। एंकर है, बात सुने ना। मैं कह रहा हूँ कि ये बोगस इदारा है, CCI को बनाना था, इन्होंने बना दिया। फिगर्स पंजाब में सही माना में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं पंजाब में, KP में, दीगर सूबों में, हर लिहाज से। और पंजाब के ऑडिटर जनरल ने कहा कि अमवात को भी छुपाया गया है। जब भी ये खत्म होगा 22-23 में, खुदा करे, तो बिल्कुल कमीशन बनेगा। NCOC को जवाब देना पड़ेगा कि टेम्परिंग की गई है, फिगर्स में टेस्ट सही नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन, जो मुल्क वैक्सीन अभी तक हमारा भीख पर गुजारा है, चाइना की मेहरबानी या
नोवेक्स जो यूनाइटेड नेशन देगा, तो ये क्या बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया और नहीं, वैक्सीन तो आ रही है करीम ख्वाजा साहब, वैक्सीन तो आ रही है, पर बिल्कुल आ रही आकर है। 18 अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन करना वैक्सीन चाहते के हैं, लिए तो फंड जिसकी रखा है वजह से हुकूमत ने। ऑलरेडी बंगाल अलग हुआ है, किसी भी सूरत से 18 अमेंडमेंट नहीं जाएगी। ये आर्ग्यूमेंट्स गलत दे रहे हैं दोनों जने, और इनकी आर्ग्यूमेंट्स में कोई वजन नहीं है, और ये चीज़ें पार्लियामान को फैसला करना है और सूबों को फैसला करना है। किसी भी सूरत से 18 अमेंडमेंट नहीं जाएगी। ये माइंडसेट है, उनका माइंडसेट है जो कि सेंट्रलिस्ट माइंडसेट है, जो कभी भी काबिल कबूल नहीं है। इनकी आर्गुमेंट्स में वजन नहीं है, नहीं, हम ये तो फैक्चुअल आर्गुमेंट्स नहीं कर रहे आप हैं तो दोनों जने। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ माइंडसेट आते हैं किस ना। तरह के आप यहाँ प्रीच कर रहे हैं इस नेशनल करीम ख्वाजा साहब, मेरे करीम ख्याल ख्वाजा से साहब, ये नॉन करीम ख्वाजा इंटेलेक्चुअल साहब, डिस्कशन है, आपके इसमें कोई वजन लॉ नहीं एंड है। ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, अमन व अमान की सूरत हाल की बात कर रहे हैं हम, वहां पे अमन व अमान के हवाले से जहां जहां रुकावटें हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जाहिर है ये आपका भी एक बहुत अहम मसला है। कराची और सिंध के अवाम ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कराची में भरपूर ऑपरेशन हुआ है जिसके नतीजे में, और जाहिर है वो हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि पूरी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मिल के और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने मिल के एक फ़ैसला किया था। तो हम ये सवाल उठाना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी एक कोऑर्डिनेशन कायम हो सकती है, दोबारा भी हो सकती है, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन व अमान के लिए जो मामलात हैं वो बड़े अहम हैं। मैं ये सवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तुमने किससे मशवरा किया? पहले अपनी सास से और उसके बाद उनके कहने पर जरीबाजी से। वो महकमा बहबूद आबादी की माहिर फैमिली वेलफेयर वर्कर हैं। उन्होंने मुझे माँ की सेहत और बच्चों की पैदाइश में वक्फे के मुतालिक बड़ी तफसील से समझाया था। तुम अपने घर के करीबी सेंटर चले जाओ, इत्मीनान से मशवरा करो और मियाँ बीवी मिलकर फैसला करो। समझदारी की बात, कुनबा बढ़ाएं तवाज़ुन के साथ। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी शनीला साहिबा, जो मैं नुक्ता उठा रहा था कि असल में मामला यह है कि अमन व अमान का जो क़याम है इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और वो सिर्फ किसी एक शख्स ने नहीं दी बल्कि इदारों ने दी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने दी है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने दी है, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं, करीम ख्वाजा साहब की जमात भी है उसमें, पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातें। सवाल यहाँ पर यह है कि हमें सियासत से बालातर होके हमने एक रब्त कायम करके मामलात को आगे लेके जाना है, और यही ख्वाहिश है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपने शुरू में इंट्रो में अपने बड़ी अच्छी बात की जब आपने बताया कि पाकिस्तान बहुत से चैलेंजेस से दो चार था आज से चंद साल पहले, और हमारे जो ख़ास तौर पे जो हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ पर इस कदर तबाही हो गई थी, और अगर वहाँ पर अमन व अमान हो सकता है, वहाँ पर हालात बेहतर हो सकते हैं, और उसके लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उसमें तमाम तबकात ने कुर्बानियाँ दी, हमारी अक्सरी क़यादत ने कुर्बानियाँ दी, हमारी पुलिस ने, हमारी आवाम ने, बहुत लाखों लोग उसमें शहीद हुए, और वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल, हमारे बॉर्डर सेफ हो गई। आपने अपने शुरू के इंट्रो में कहा, मैं समझती हूँ कि अब भी जहाँ कहीं भी, चाहे देखें कराची या शिकारपुर या DG खान, ये सब पाकिस्तान के हिस्से हैं, और अगर पाकिस्तान के किसी भी अज़ा को, किसी भी हिस्से को तकलीफ होती है तो पाकिस्तान को होती है, फेडरेशन को होती है। आज क्यों शेख रशीद साहब कराची गए हैं? एक तकलीफ को महसूस करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि ये प्रोविंशियल मामला है तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। मैं समझती हूँ कि हैट्स ऑफ टू शेख रशीद साहब,
हैट्स ऑफ टू इमरान खान, वो जहाँ कहीं भी कोई मसला होता है वहाँ पहुँचते हैं और उन मामलात को देखते हैं। मैं समझती हूँ सिंध हुकूमत को, फेडरेशन को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो केपी है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, हमने जहाँ कहीं भी कोई मसला होता है वी हैव टू हैव दैट कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे के साथ तावन करने से ही हालात बेहतर हो सकते हैं। हम बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान में हर बच्चा, हर इंसान, हर कोई महफूज हो, और लॉ एंड ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही ठीक नहीं होगी तो आम आदमी तो घर से ही नहीं निकलेगा। अगर मेरा बच्चा या मेरी बेटी या मेरा भाई या मेरी माँ सेफ नहीं है तो बताएं लोग कारोबार कैसे करेंगे, लोग घर से बाहर कैसे निकलेंगे। तो इसलिए मैं अपनी जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप फेडरेशन के साथ तावन करें, और कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCOC जो है ये एक नेशनल अदारा है, और मैं समझती हूँ जितना रोल प्ले किया इन्होंने कोविड में, बहुत ज़बरदस्त रोल था इनका। डेली की रिपोर्ट आती रही, और असद उमर ने जिस तरीके से इसको गेयर किया है, मैं समझती हूँ आई सल्यूट हिम। और फिर अभी मेरे भाई ने, करीम साहब ने कहा कि जी पंजाब में मिनिस्टर ने क्या किया। मिनिस्टर को तो WHO ने, जास्मिन राशिद को WHO ने सराहा है कि पाकिस्तान में कोविड-19 को जिस तरीके से संभाला और जिस तरीके से उसको काउंटर किया है, दुनिया में और किसी मुल्क में नहीं किया। खिदमात तो बहुत काबिल तहसीन है, बहुत काबिल बीमार होने के बावजूद, जी, इतनी सीरियस बीमार होने के बावजूद काबिल तारीफ काम है। उनको सलूट है, उनको सलाम उनको सलाम मैं पेश करती हूँ। बहुत भरपूर काम कर रही हैं। और उन्होंने बहुत भरपूर काम किया, और मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी 2500 लोगों को डेली की सतह पर वैक्सीन लग रही है, और अब आज ही 19 साल के नौजवानों को भी शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन हो गई है। आप कहते हैं वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन हमारे पास है। पाकिस्तान ने, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक फंड कायम किया हुआ है और उसके ऊपर काम हो रहा है। तो मैं फिर ये इस्तदा करूँगी आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से, कि हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ छोड़ के पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए हमें एक होना चाहिए। ख़ास तौर पर जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, वहाँ पर कोई हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। वी हैव टू कम ऑन वन पेज। ठीक है करीम ख्वाजा साहब, जाहिर है अभी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी कराची में मौजूद हैं, कल वज़ीर आला साहब से भी उनकी मुलाकात हो रही है। क्या आपकी तवक्कुआत हैं? एक तो ऑपरेशन भी जारी है ये शिकारपुर के इलाके में, और वहाँ ज़ाहिर है शहादतें भी हुई हैं पुलिस एहलकारों की, और ये दुख सिर्फ आपका नहीं पूरे पाकिस्तान का है, हम सब का ये दुख है, क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं और एक पाकिस्तान का हिस्सा हैं। कोऑर्डिनेशन कायम हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के तहत भी विफाक और सूबाई हुकूमतें आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको आगे लेके चल सकती हैं और एक दूसरे की मदद भी कर सकती हैं। मेहरबानी सर, हम कहेंगे दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि पार्लियामान ने फैसला किया था वो अभी तक इंटैक्ट है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस हुकूमत ने मीटिंग नहीं की है, इमरान खान साहब ने, सिंध में हुई है, हम करते आ रहे हैं, वो हो। दूसरा CCI के तहत एक इजलास हो जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर बैठे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। बिल्कुल हम हर हाल में बिल्कुल सही है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीक़ेकार है उसके तहत होना चाहिए। गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ेकार तो ये है कि टेम्परिंग ऑफ फिगर की, अब परसों की डॉन अगर आप उठा लें, इसी वक्त आप गूगल कर लें, उसका एडिटोरियल पढ़ें, फ्रंट पेज पर जो इनका स्पेशल असिस्टेंट है वो कहता है कि 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। एडिटोरियल आ रहा है कि उसमें 38 लाख लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीन लगी है। आप मुझे बताएं कि मुराद अली शाह की स्टेटमेंट 15 महीने से हर रोज़ हमारा फिगर आ रहा है। मैं यास्मीन राशिद की बात नहीं कर रहा हूँ। पंजाब में मुझे अफसोस होता है, पंजाब की पॉपुलेशन 12 करोड़ है, सिंध की है 5 करोड़ 4.5 करोड़। हमारी जो है हर रोज़ टेस्टिंग हो रही है 15,000, 18,000, 20,000। पंजाब की हो रही है 4,000, 6,000, और कहते हैं कि 4%, 3% कम आ गया है। लोगों की हलाकतें बढ़ गई है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पंजाब में आई है कि 500 से 700 जनों की अमवात जो है अंडर कारपेट किया गया है। ये सेम KP में है, ये सेम दूसरी जगह पर है। ये कह रहे हैं कि NCOC काम सही कर रहा है। कोविड जब भी ख़त्म होगा कमीशन बनेगा, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। वैक्सीन में इन्होंने
जो कोताही की है पाकिस्तान के अवाम के लिए। हिंदुस्तान में हम इतनी तनकीद करते हैं, 18-19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हमारे पास 38 लाख जो कि डॉन की जो है एडिटोरियल ये कह रहा है। उसके बाद जो है इनकी फिगर्स पर किसी को ट्रस्ट नहीं है। टेस्ट ये नहीं करा रहे कोविड के, वैक्सीन का ये इशू लगा पड़ा है। बजट में पैसा नहीं रखा, याफी शेख ने पैसा एक नहीं रखा वैक्सीन के लिए, जबकि हमारे जो भूटान और सिक्किम और अपना जो है बांग्लादेश और श्रीलंका ने वैक्सीन खरीद कर ली। तो ये क्या बातें करते हैं? ये उनसे बात करें जो कि इंटरनेशनल का। अच्छा, जहाँ तक अमन अमान का ताल्लुक है, जब तक फॉरेन पॉलिसी हमारी रिविजिट नहीं होगी, जब तक नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएगा, अफगानिस्तान में जो पॉलिसीज़ बनती है पार्लियामेंट को पता ही नहीं है। तो जब तक पॉलिसीज़ पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, तब तक आपका अमन अमान किस तरह आएगा? 190 मुल्क है, कितने से हमारी दोस्तियां हैं? खित्ते के मुल्क जो ममालिक है उससे क्या दोस्ती है? सीपैक में हम जो है अंडर कारपेट हो गए, क्या कुछ हो रहा है? सीपैक का मलियामेट हो गया है। तो सब चीज़ें जब तक आप प्रॉपरली नहीं चलोगे, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चलोगे, पॉलिसीज़ के तहत नहीं चलोगे, तो फिर क्या होगा? अमन अमान उस सूरत में होगा जब आपके खित्ते के हालात अपने फेवर में होंगे और जो पॉलिसीज़ बनेगी पार्लियामेंट बनाएगी। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते अख्तियार नहीं करेंगे, ये कह रहे आज के नेशनल, आप तो बहुत अच्छे एंकर हैं, मैंने आपकी शक्ल देखी, बड़ा खुश हुआ। आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या झगड़ा था? कांग्रेस ये कह रही थी कि सेंट्रलिस्ट सिस्टम हो, जिन्ना साहब कायद-ए-आज़म ये कह रहे थे कि नहीं, प्रोविंसेस और स्टेट की ताकत होगी। उसको ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट खत्म कर दें। ये आर्गुमेंट्स है मेरे ख्याल से। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये हरगिज़ भी नहीं कह रहे। खाजा साहब नहीं, आप इसको ये ना लेके हम ये कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट खत्म करें। तोड़ा है। हम कह रहे हैं कि जहां मसाइल हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जहां मसाइल हैं, खाजा साहब सारा पाकिस्तान देख रहा है आप लोग को। आप भी बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और आपसे हमारा ज़ाहिर इंटरेक्शन रहा है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए से भी। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि 18th अमेंडमेंट को खत्म किया जाए। जहां कमियां कोताहियां हैं, हम वो कह रहे हैं कि उनको खत्म किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। जहां लेटर एंड स्पिरिट से काम नहीं हो रहा। जी नईम यार साहब, हम यही तो कह रहे हैं। जी, हम ये कह रहे हैं कि यानी जो महकमे सूबों को दिए गए थे उनके लिए कानून साजी और रूल्स बना के प्रॉपर काम किया जाए, क्योंकि बहुत से महकमे ऐसे ही चल रहे हैं जैसे मरकज़ ने उनको दिए थे, उन्होंने उसी तरह चल रहे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा आगे। तो आवाम को बड़ी परेशानी है इससे। जब महकमे फंक्शनल नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, तो कैसे सूबे का निज़ाम चलेगा? कैसे अवाम तक उसके समरात पहुँचेंगे 18वीं तरमीम के? तो ये ज़रूरी है कि असल चीज़ यही है। हाँ, असल चीज़ यही है। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है 18th अमेंडमेंट का जो तरीक़ाकार है वो एक आइनी तरीका है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। शुनीला साहिबा, वज़ीर आज़म साहब तभी तो कहते हैं कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए जहाँ अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून हो, जहाँ पे जैसे कि करीम ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि जहाँ आइन की अमलदारी होगी, जहाँ कानून होगा, वहाँ पर अमन भी होगा और वो मुल्क आगे भी बढ़ेगा। आइन के तहत चलेगा तो मुल्क आगे भी बढ़ेगा। वो भी दुरुस्त बात कर रहे हैं, इस पर तो कोई दो राय है नहीं, जैसे कि वज़ीर आज़म कहते हैं। आपके कमेंट? वज़ीर आज़म का तो ये विज़न है और उनका तो ये ख्वाब है और उनकी ये जो जद्दोजहद है इतने सालों की, वो यही तो है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती हो और जहाँ पर अमीर और गरीब दोनों के लिए, ये नहीं कि जो बेचारे ने 200 रुपये चोरी की है उसको तो आप जेल में भेज दें और वो बेचारा सड़ता रहे, और जिसने करोड़ों की, लाखों की, बिलियंस और ट्रिलियंस की चोरी की है उसको आप कैसे कहते हैं बाहर भेज दें, मुल्क से बाहर भेज दें। ये बात नहीं है। बात वो कहते हैं कि जो भी, जिसने भी कसूर किया है, जिसने भी कोई गलत काम किया है, उसको उसकी सज़ा और जज़ा का जो सिस्टम है, ये तो अल्लाह ताला के हजूर में भी है कि जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलती है, इसी दुनिया में मिल जाती है। सज़ा और जज़ा का सिस्टम तो खुदा ने बनाया ना, अल्लाह ताला ने बनाया। और हमारे वज़ीर आज़म ने हमेशा ये बात की है कि जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी में जो मुलव्वस है, जिसने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया है, जिसने पाकिस्तान को धोखा दिया है या जिसने पाकिस्तान के साथ दगा किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो चोरी के ज़िम्मे में है या चाहे किसी भी और उसके ज़िम्मे में है। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म के इसके ऊपर हम खड़े हैं
और उनकी पूरी सियासत जो है इसके इर्द गिर्द घूमती है। उनका महवर है, उनकी सियासत का यही रहा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना इंसाफ का बोलबाला हो और जस्टिस सिस्टम जो है हमारी तो जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है। हम तो यही चाहते हैं कि इंसाफ जो है वो सबके लिए एक जैसा हो, यकसा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ख्वाजा साहब जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध में जब भी हालात ख़राब हुए हैं, अब जब 92 में हालात ख़राब हुए थे तब भी मरकज़ ने जाके वहाँ मरकज़ की मदद से ठीक हुए थे। अब भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं कि सूबे के कंट्रोल से उनके हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब भी मरकज़ उन्हें कह रहा है कि हमसे मदद ले लें और इस मसले को ख़त्म करें। ये मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, हाँ, ये विफाक और सूबों का जॉइंट मसला है और मुशावरत होती है। जाहिर है विफाकी हुकूमत जब बैठती है तो वो भी फिर मुस्तरब होती है अगर किसी सूबे के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो रही है। करीम ख्वाजा साहब, अब सूरत हाल ये है कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हुकूमत अपोजिशन की तरफ देख रही है, और हुकूमत ने बहुत अरसा पहले और बारहा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी हुई है कि आप लोग आएँ, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें, आगे इस्लाहात पर बात करें ताकि मिलकर इस मामलात को, मुल्क को आगे बढ़ाएं। आपकी क़यादत ने खुद कहा मीसा के मईशत, जरदारी साहब ने कहा कि मीसा के मईशत करें। तवक्कुआत तो यही है कि आप लोग आएँ और हुकूमत के साथ बैठें और कानून साजी करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। वो कब तक होने की तवक्को है? जावेद इकबाल साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल या जो पार्लिमानी तरीका ये होता है कि जो भी हुकूमत होती है उनके जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से राब्ते में आते हैं और बातचीत करते हैं। इसी तरह पार्लियामान के दोनों ऐवान चलते हैं, पॉलिसीज़ बनती है। ये ट्रेडिशन है सारी दुनिया में। मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास जो आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो प्राइम मिनिस्टर किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर वक्त ये चोर है, ये उचक्के हैं, पता नहीं किस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है। और मुझे बताएं, मैं 2-3 मिसालें बहुत जल्दी दे रहा हूँ। मोदी जब आया था हिंदुस्तान में तो वो कह रहा था कि मैं लूटी हुई चीज़ें लेकर आऊँगा। जयललिता थी साउथ इंडिया में, वो भी ये कहती थी। ये जो आम आदमी पार्टी का जो है केजरीवाल, ये भी यही बात करता था। बहुत अच्छी बात है, चीज़ें आनी चाहिए, लूट मार का हर चीज़ आनी चाहिए। क्या आया वापस? कुछ नहीं आया। स्विट्ज़रलैंड में हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारा सोना वहाँ रखा था। हिटलर ख़त्म हो गया, 20 साल के बाद उसका एक रिश्तेदार ब्लड रिलेशन वाला गया, केस चला 20 साल। उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल यहाँ हिटलर का सोना है, पर वो हिटलर आएगा तब हम देंगे। कहने का मतलब है ये चीज़ें भी आनी चाहिए, पर लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। प्राइसेस में जो है लोगों को सस्ताई मिलनी होनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए और डेवलपमेंटल वर्क होना चाहिए, तब पैसा आएगा। ये चीज़ें तो नहीं हो रही है। बयान देने से, इन चीज़ों से, और स्टेटमेंट एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, और आप किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबको जो गालियाँ देना, खुद इनके पास जो जाए वो पाक दामन हो जाए। वो जो है बिल्कुल गंगा से निकल कर आकर पाक दामन हो जाता है कि भाई ये सच्चा आदमी है, वही उन पर केसेस चल रहे हैं। तो ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा ना। जिस तरह पहले पार्लियामेंट चलती थी, लोग निगोशिएट करते थे, बातचीत करते थे और कानून साजी होती थी। दीगर चीज़ों में हमने सपोर्ट की है मुख्तलिफ हुकूमतों की, तो इस तरह होता है। ये तो करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाजा साहब, जाहिर है वो स्पीकर साहब ने, असद कैसर साहब ने, अब देखें पार्लिमानी जो लीडरान हैं उनको ख़त भी लिखा मुज़ाकरात के लिए, पार्लिमानी लीडर्स को ख़त लिखा। हम तो चाह रहे हैं कि आप उसका जवाब पीपल्स पार्टी क्या देगी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना, पार्लिमानी लीडर्स को खत लिखा असद कैसर साहब ने, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चले अब, लेकिन असद कैसर साहब ने तो खत लिखा था ना, जो मैं नुक्ता देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपने मुज़ाकरात की दावत इनको दी, इनको कहा कि आए बैठे। देखिए इलेक्शन रिफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद हमने इलेक्शन में जाना है, और हर दफ़ा यही रोना रोती है जो पार्टी हार जाती है कि जी रिगिंग हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे वोट चुरा लिए गए, हमारे वोट को इज्जत नहीं मिली। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएँ और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ, ताकि किसी को एतराज़ ही ना रहे, और पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? आप लोग आएँ, बैठें, बात करें और इसके ऊपर
हम काम करें, क्योंकि ये तो एक ऐसा कौमी मसला है ना, ये तो तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये किसी एक पार्टी का इश्यू नहीं है, ये एक नेशनल कंसर्न है कि इसमें से हमें निकलना चाहिए। और हर दफ़ा हम ये ब्लेम गेम जो करते हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, ये बात ख़त्म, वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। और इसके लिए आपको असद कैसर साहब ने भी आपको इनवाइट किया, उनको बाकायदा उन्होंने पार्लियामानी लीडर्स को ख़त लिखा, और हम चाहेंगे आज आपके प्रोग्राम की वसातत से कि आप आए, बैठें हमारे साथ, बैठें हमारी लीडरशिप के साथ बैठें और अपने मसाइल जो है उसको हल करें। आफ्टर ऑल पार्लियामेंट जो है वो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस को दोनों से मिलकर बनती है। आप अपना किरदार अदा करें, हम अपना किरदार करें, यही तो खूबसूरती है, यही तो हुस्न है पार्लियामेंट का। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमने अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ बैठना ही नहीं है, हमने उनसे बात ही नहीं करनी, हमने आना ही नहीं है और हमारे अपने मसले मसाले, तो फिर कैसे काम चलेगा? हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। वी आर पॉलिटिकल पार्टीज, वी हैव कम इनटू द पार्लियामेंट टू रिफॉर्म द कंट्री। हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इसलिए हम इलेक्ट होके आते हैं, इसलिए हमें लोगों ने इलेक्ट करके यहाँ भेजा हुआ है। और अगर हम बैठेंगे नहीं और अपने जो तफरकात है उसको खत्म नहीं करेंगे और एक पेज पे नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? जी, पीपल्स पार्टी का भी तो जाहिर है ये मसला रहा है, नून लीग का भी रहा है। अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में और प्रोफेसर साहब आपकी सीट जीते और मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नहीं ये धांधली हो गई, दोबारा रिकाउंटिंग हुई, आप फिर जीते। लेकिन ये इलेक्शन रिफॉर्म्स तो इसी दिन के लिए कर रहे हैं ना, कि ताकि फिर एक दूसरे पर इल्जामात न लगें और सवालात ना पैदा हों। तो इस पे आप आगे बढ़ें और हाथ बटाएं, अपना इनपुट है वो दें बहैसियत ऑपोजिशन आप हुकूमत को। देखें, ट्रेडिशनली जो सिटिंग हुकूमत होती है उसका काम होता है चीज़ों को आगे बढ़ाना। मिसाल के तौर पर जब हमारी हुकूमत थी, जरदारी साहब थे, तो खुर्शीद शाह और एक दो वज़ीर थे जिनका काम ही यही था कि अपोजिशन जमातों से इन कांटेक्ट रहे। इसी तरह मुस्लिम लीग के दौर में भी ये था। ये तो सर इनके तो कोई लोग मिलने के लिए नॉन सीरियस एटीट्यूड है। असद कैसर का काम नहीं होता है, वो स्पीकर का काम होता है न्यूट्रलिटी, और वो भी न्यूट्रलिटी उन्होंने एक कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जो स्पीकर का किरदार होता है कि उन्होंने वज़ीर आज़म ने उनको खत लिखा, उन्होंने पार्लियामानी रहनुमाओं को खत लिखा। ये उन्होंने एक अपना जो आईनी एक काम होता है कानूनी कि आप आएं और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वो असद कैसर साहब ने किया। नहीं, ये इस तरह नहीं होता है जावेद साहब, इस तरह नहीं होता है। ट्रेडिशनली आप एंकर है, आपने बीट कवर की होगी, उसमें जो है मिनिस्टर्स होते हैं या वो खुद इन टच में आते हैं। ये पाकिस्तान में इस तरह होता है, हिंदुस्तान में भी इस तरह होता है, सारी दुनिया में इस तरह होता है। अब ये कहेंगे भाई आप आ जाओ इस मसले पर बात करो, ये थोड़ी सिस्टम होता है। क्या जो तो आप बता दें, नहीं, लेकिन रेगुलर इंटरेक्शन, वो कहते हैं कि रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए, वज़रा को भी आगे आना चाहिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। ख्वाजा साहब बात करिए। वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम रखें जो कि पाकिस्तान में चलता रहा है। भुट्टो साहब ने भी इसी तरह 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पास करा है, 18 अमेंडमेंट भी इस तरह हुआ। नवाज शरीफ ने भी बहुत सी चीज़ें इसी तरह इंटरेक्ट किया, जिसमें पीटीआई वाले भी दोस्त होंगे। तो इस तरह रखें, ट्रेडिशन रखें। बाकी अब बयान मुलाकात नहीं करना, नहीं बातचीत करना और कहे भाई आप आ जाओ, ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है कि भाई आप आ जाओ। स्टेटमेंट इस तरह देकर बैठ जाना, 3 साल गुजर गए हैं, हालात कोई अच्छे तो नहीं है पाकिस्तान के जो नज़र आ रहे हैं। खिते के हालात अच्छे नहीं हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ में आप आइसोलेटेड हो गए हैं, चीज़ें कोई अच्छी तो नहीं जा रही हैं हमारे लिए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह नहीं चलती है। हम चाहते हैं उनका जो कहना है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है जिसमें वफाकी वज़रा मुस्तकिल ऑपोजिशन के साथ राब्ते में रहते हैं, और वो वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी भी बनाई हुई है, सीनियर वज़रा हैं, उनमें असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, सीनियर वज़रा हैं। उनको रेगुलरली एंगेज करना चाहिए ऑपोजिशन को, जो करीम ख्वाजा साहब करते भी हैं। हमने तो कई दफ़ा देखा है कि वो ऑपोजिशन के बेंचेस पे भी जाते हैं, इनसे मिलते भी हैं, इनको बुलाते भी हैं। फिर देखें हर वक्त जब भी हमारी नेशनल असेंबली का सेशन होता है, तमाम जो कमेटी होती है एडवाइजरी कमेटी में, उसमें तमाम मेंबरान होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं,
सारे पार्लियामानी लीडर्स होते हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन रेगुलरली रहता है, डेली बेसिस पे ये बातचीत करते हैं। और जब कभी भी कोई इश्यूज होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स इनके पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। इनको भी थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम ये करने जा रहे हैं। ये फॉर ऑल टाइम्स होगा। आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शंस होंगे, ये मसला जो है फंड्स फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगा कि धांधली हो गई, हमारा वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम ये करना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, सियासी पार्टी है, डेमोक्रेटिक, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। सुनील अरूज साहिबा, नईम यार गोंदल साहब, आपका, करीम ख्वाजा साहब, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है मुल्क को चलाना, निज़ाम को आगे बढ़ाना, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं होता है। ऑपोजिशन मिल के हुकूमत के साथ अवाम के मसाइल हल करती है, तो ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।